हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसी के कंटिन्यूशन में हम अगला पार्ट लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो इसमें हमने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी लिए हैं, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच सिंबल्स डिनोट डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। तो दोस्तों, अगर आपको ईआर मॉडल की जानकारी नहीं है तो हमने इसका थियरी वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप जाकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं समझ आ रही है तो वहाँ आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए। ऑप्शंस आर डबल इलिप्स, डैश्ड इलिप्स, स्क्वायर्ड इलिप्स, इलिप्स विद एट्रीब्यूट नेम अंडरलाइन। अब देखिए, पहली बात थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑप्शन हम देखेंगे क्या आंसर है इसका। An attribute that can be derived from other attributes of the entity type is known as derived attributes। ठीक है, तो derived attributes मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। An attribute that can be derived from the other attributes of the entity is known as derived attribute। Derived attribute is represented by dashed ellipse। ठीक है, it is represented by dashed ellipse। ठीक है, अब देखिए क्या है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा समझिए, जो डबल इलिप्स है, अगर आपने वीडियोस वहां पर देखी हो तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका डबल इलिप्स है, यानी डबल इलिप्स का मतलब इस तरह से जो बना हो डबल इलिप्स। ठीक है, डबल इलिप्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, वहीं आपका जो डेस्ट है, आपका डेस्ट इलिप्स, वो आपका हो गया है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब तीसरा हमारा है इसमें इलिप्स विद अंडरलाइन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है वो आपका अंडरलाइंड है। इलिप्स विद एट्रीब्यूट नेम अंडरलाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम की एट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वहां पर समझेंगे तो हमने वहां पर बहुत डिटेल में इस चीज़ों को डिस्कशन किया था। इसका मतलब क्या है, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, की फंक्शंस क्या है, वो सब हमने वहां पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस देखी तो आप यहाँ पर बहुत ईजिली रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन भी ईआर मॉडल से है। An ER model of database consists of entity type A and B. They are connected by a relationship R, which does not have its own attribute, under which one of the following condition can the relational table of R merged with that of A। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन है रिलेशनशिप इज वन टू मैनी and the participation of AR is a total. Relationship is a one to many and the participation of A in R is partial. Relationship R is many to one and the participation of AR is total. Relationship of R is many to one and the participation of A is R
A in R is partial. Guys, correct answer है third. Relationship R is many to 1 and the participation of A in R is total. ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम एक दो चीजें समझ लेते हैं. जो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, इट स्पेसिफाइज दैट ईच एंटिटी in entity set must compulsorily participate in at least one relationship instance in that relationship instance in that relationship set. ठीक है, उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब. पार्शियल पार्टिसिपेशन हम देखेंगे. पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है, अब देखिए पार्शियल पार्टिसिपेशन. ठीक है, इट स्पेसिफाइज दैट each entity in the entity set may or may not participate in the relationship instance in that relationship set. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं अब तक ये जो टोटल पार्टिसिपेशन है उसमें एंटिटी सेट कंपल्सरली एटलीस्ट एक बार तो आपका रिलेशनशिप इंस्टेंस रखेगा, जबकि पार्शियल में मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो मैं हटा दे रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. इन वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप, the relation between two entities is merged on the many side with total participation, as it is given that relationship R doesn't have its own attributes, so it must be combined with an entity A. So relationship must be many to one and there should be a total participation of A in R. ठीक है दोस्तों, तो होप ये आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. अब यहाँ क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली एंड ऑल द इफेक्ट्स आर नाउ परमानेंटली सेव्ड ऑन द डेटाबेस. इंपॉर्टेंट है यहाँ परमानेंटली सेव्ड, इसी तरह से हमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं. ठीक है, तो परमानेंटली सेव्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑपरेशन क्या था, सक्सेसफुल था. ऑपरेशन क्या था, ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुल.
और परमानेंटली सेव्ड ऑन द डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शंस आर एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, कमिट हो गया, परमानेंट सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी रिलेटेड चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, पहले बात करते हैं एक्टिव स्टेट की। एक्टिव स्टेट की हम बात, एक्टिव स्टेट इज ए फर्स्ट स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद आता है पार्शियली कमिटेड। इन द पार्शियली कमिटेड स्टेट a transaction executes its final operation but the data is still not saved to the database। तो पार्शियल में डेटा सेव नहीं होगा। क्लियर है। अब कमिटेड की अगर हम बात करें, a transaction is said to be in committed state if it executes all its operations successfully। In this state all the effects are now permanently saved on the database, जो कि हमारे केस में। ठीक है, फील्ड स्टेट की बात करें, इफ एनी ऑफ द चेक्स मेड बाय द डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल्स देन द ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी इन अ फील्ड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से एक आता है अबॉर्टेड। इफ एनी ऑफ द चेक्स फेल एंड द ट्रांजेक्शन हैज रीच्ड अ फेल्ड स्टेट then the database recovery system will make sure that the database is in its previous consistent state. If not, then it will abort or roll back the transaction to bring the database into the consistent state. Clear? Okay. If the transaction fails in the middle of the transaction, then before executing the transaction, all the executed transactions are rolled back to its consistent state. After aborting the transaction, the database recovery module will select one of the following relationship। कौन कौन से हैं? दो रिलेशनशिप। अगर वो कौन कौन से करते हैं, वो करता है रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन या फिर एक, या तो ये, फिर दूसरा, या फिर किल द ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो कंसिस्टेंट स्टेट में ले जाएगा और इनमें से कोई एक ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। क्लियर है? उम्मीद है ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आई होगी। अरे दोस्तों, ये क्लैरिटी तभी आपको आ सकती है अगर आपने थियोरी लेक्चर्स देखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस और आपका डेटा स्ट्रक्चर जो टॉपिक हैं वो काफ़ी अलग हैं। इसमें थ्योरी पता होना ज़रूरी है, उसके बिना क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से, ERDs को हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम मेरा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिलेशन विल नॉट होल्ड इफ above ERD is mapped into a relation model। वो कह रहा है कौन सा नहीं होगा, not hold। person's name, person NID name, qualification NID, exam ID, qualified date, exam ID, NID, exam name, exam ID, exam name। देखिए क्वालिफाइड डेट ये हो गया, नेम NID है, एग्जाम ID। अब देखिए दोस्तों, ये जो बॉक्स बने हुए हैं किनका क्या रिलेशन है, ये हमने बहुत अच्छे से अपनी थियोरी में डिस्कशन किया। तो अगर आपने वहां पर पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, वो थर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया ER मॉडल को, तो एंटिटी हमारी आ गई, पर्सन और एग्जाम। ठीक है, और टेबल में हमारा ये चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर प्राइमरी की भी होती है। ठीक है, जबकि क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ ये वाली बात करें, क्वालिफिकेशन नेम में हमारा ये टेबल नेम में आया। इट इंक्लूड्स प्राइमरी की ऑफ पर्सन एंड एग्जाम, दैट इज NID एंड एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जाम में एग्जाम ID, NID और एग्जाम नेम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल यही पॉसिबल।
क्लियर है? तो ये यहाँ पर ये पॉसिबल रिलेशन है, ना कि ये। क्लियर? और दोस्तों ये आपको तब समझ आएगा जब आपको ये समझ आए कि प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी की चीज क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, जो हमने अपनी थ्योरी में अच्छे से डिस्कशन किया। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बनाने की कोशिश की टेबुलर फॉर्म में, तो ये आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उनको बहुत क्लियरली समझ आया हो। ठीक है, चलिए। उस इसी तरह का हमने एक एग्जाम्पल वहां पर, वो काफी बड़ा एग्जाम्पल था, वो हमने वहां पर कवर भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल। पहला स्टेटमेंट है, अ रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की। ठीक है, ओके, अ फॉरेन की इन अ रिलेशन स्कीम आर कैन नॉट बी यूज टू रेफर टू टपल्स ऑफ आर। तो दोस्तों जैसा कि ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, तो हमने फॉरेन की, प्राइमरी की, ठीक है, ये सब हमने वहां पर ऑलरेडी थ्योरी में हमने देखा था, टपल्स क्या होता है, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो आपको ये आसानी से समझ भी आ गया होगा। अब आपने इवन आपने गैस भी कर लिया होगा अब तक, इनमें से कौन सा होने वाला है। S1 is true and S2 is false. Both S1 and S2 are true. Both S1 S2 are false. S1 false and S2 is true. ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बताता हूँ, थर्ड, दोनों ही फॉल्स। ठीक है, अब देखिए पहले हम जानते हैं फॉरेन की क्या है। फॉरेन की क्या है? इट इज अ set of attributes, set of attributes in a particular relation whose values are belongs to primary key, primary key of same relation or other relation। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, ए रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की। देयर इज actually there is no such restriction on how many numbers of foreign key a particular relation can have. A relation can have many number of foreign keys as required, so this statement is false. If we talk about statement 2, foreign key in a relation scheme R cannot use to refer to tuples of R. So guys, there is no such constraint. Foreign key can be used to refer to primary key of the same relation. Self-referencing relations are example of such foreign key. So this statement is also false. So correct option is third. Both are wrong, false. तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो जो हमारा कीज वाला हम लेक्चर है आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो अब वहाँ आपको और चीज़ें बेटर तरीके से समझ आएंगी। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में इनमें से डाउट है जो हमने आज डिस्कशन किए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं और उसमें और चीज़ें हम डिटेल में लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसका है नहीं। बस हमारा एम यही है कि आप पढ़ते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम एक लाइक तो वीडियो को बनता है, और अगर आप देख रहे हैं तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।